नमस्ते बच्चों, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम पाठ 2 लाख की चूड़ियों के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्नोत्तर में सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें कहानी से पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। इसमें 2 प्रश्न एक साथ दिए गए हैं। तो हमने पाठ के शुरू में ही देखा था कि लेखक सदैव गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाता था। वहाँ पर एक बदलू नाम का लाख की चूड़ियों का कारीगर था, जो उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। तो गांव के सभी लोग उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे। इसीलिए बदलू काका को लेखक बदलू मामा ने कहकर, क्योंकि मामा का गांव था तो मामा कहना चाहिए था, लेकिन वहाँ के लोग बदलू काका कहते थे, इसलिए बदलू काका ही कहा करता था। दूसरा प्रश्न देखो, वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे मान लो आपने अनाज दिया और अनाज के बदले में अपनी दूसरी आवश्यकता की वस्तु ले ली। किसी के पास सब्जियां हैं, आपके पास फल हैं, आपने फल सब्ज़ी वाले को दी, सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ले ली, दोनों की आवश्यकता पूरी हो गई। तो इसी तरह की जो पद्धति थी वो वस्तु विनिमय की पद्धति थी, जो प्राचीन काल में प्रचलित थी। वर्तमान में कौन सी पद्धति प्रचलित है? वर्तमान में प्रचलित पद्धति पैसा है, रुपए और पैसे, जिसके बदले हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? जिन्होंने अपनी कला से परंपराओं को बनाए रखा और उसी को जीवन यापन का माध्यम बनाया। बहुत से कलाकार हैं जो अपनी कला के माध्यम से नई नई वस्तुएं बनाते हैं, उन्हें बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उसे अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। इस तरह वो उसे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं। आज उनकी यह कला और हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है वो लुप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मशीनी युग आ गया है। इसमें कारीगरों की रोजी रोटी का साधन छिन गया है। मशीनों ने उनके हाथ काट दिए। अब वे अपना जीवन यापन कैसे करें? क्योंकि जो कलात्मक वस्तुएं बना कर के, हाथ से बना कर के बेचकर पहले जो लोग चाव से उसे ख़रीदा करते थे, आज मशीनी युग के कारण मशीनों से बनी हुई चीज़ें खरीदना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि पाठ में आया है कि बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाकर बेचता था, किंतु मशीनों से कांच की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर सुंदर बनकर बाज़ार में आ गई हैं। तो लोगों ने लाख की चूड़ियाँ पहनने की बजाय कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया। तो बदलू का जीवन यापन नहीं हो पा रहा था। इसी व्यथा की ओर लेखक ने संकेत किया है। चौथा प्रश्न देखो, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता और बेचता था। उसके हाथ का ये एक हुनर था जो कांच की चूड़ियों के आ जाने से समाप्त होने लगा है। उसकी यही व्यथा लेखक से छिपी नहीं रह सकी। पांचवा, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग के आ जाने से उसकी लाख की चूड़ियों का काम बंद हो गया। इससे वह बीमार रहने लगा। अब उसके मन में मशीनों के प्रति हीन भावना भी आने लगी। उसे चिढ़ होने लगी मशीनों से। यही बदलाव उसके जीवन में आने लगा। इसके बाद आता है कहानी से आगे। आपने मेले, बाज़ार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते हुए देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा भी हुई होगी और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास भी किया होगा। तो उसके विषय में लिखना है। मैंने इसका उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। बाज़ार में मैं मिट्टी के खिलौने बनते देखा मैंने, और उनकी सुंदरता के कारण
इस कला को सीखने की इच्छा हुई। बाज़ार में, मेलों में, हाट बाज़ार में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, केवल मिट्टी के खिलौने ही नहीं, कलात्मक चीज़ें, ब्लू पॉटरी वगैरह जयपुर की मशहूर है, ये सब हम देखते हैं और कई बार हमारे मन में इच्छा जागृत होती है कि हम इन चीज़ों को सीखें, और कभी कभी हम सीखने की कोशिश भी करते हैं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपने अनुमान से दीजिए, अपनी इच्छा से दीजिए। दूसरा प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? तो लाख की वस्तुओं का निर्माण कई राज्यों में होता है वैसे तो, जैसे हरियाणा में, हैदराबाद में और भी कई राज्यों में, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो राजस्थान में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं? 2 प्रश्न समाहित है एक ही प्रश्न में। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त रंग बिरंगी गोलियां जो बदलू बना के देता था उस प्रकार की, वो भी बनती है। मूर्तियां भी बनती है लाख की, और बहुत सारे सजावटी सामान, गुलदस्ते वगैरह भी बनते हैं। तथा आजकल बाज़ार में लाख के गहनों का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद देखो, भाषा की बात है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। इसको आप ध्यान से समझना, क्योंकि जो व्यंग्य वाक्य हैं उन्हें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखो, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। आप देखिए, उसे कांच की चूड़ियों से चिढ़ है, किंतु फिर भी वह कांच की चूड़ियों की तारीफ़ करता है, उसे सुंदर बताता है। ऐसा वो क्यों कहता है? वास्तव में उसे सुंदर नहीं बता रहा है, वो अपनी मनोदशा को बता रहा है, वो अपनी मन की पीड़ा को बता रहा है। इस वाक्य में व्यंग्य छुपा हुआ है, इसका हम सीधा सीधा अर्थ नहीं ले सकते, इसमें व्यंग्यात्मक अर्थ निकलता है कि एक हारा हुआ मन, एक दुखी मन जो व्यंग्य बात बोल रहा है कि सुंदरता कांच की चूड़ियों में। इसका मतलब ये है कि कांच की चूड़ियाँ वास्तव में इतनी सुंदर, इतनी टिकाऊ नहीं होती जितनी कि लाख की चूड़ियाँ होती है। तो इसी तरह जब किसी बात को व्यंग्य रूप में बोला जाता है तो वो सीधा सीधा नहीं बोला जाता, व्यंग्यात्मक रूप से बोला जाता है। इसका भीतरी जो अर्थ है वो हमें समझने की आवश्यकता होती है। अगला देखो, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है। भाई, बदलू में एक पात्र है, बदलू कहानी में। और भाषा की बात की दृष्टि से अगर हम देखें, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखें, तो वह एक संज्ञा है। हम संज्ञा की अगर परिभाषा देखते हैं तो किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, और बदलू भी एक व्यक्ति का नाम है, तो वह संज्ञा है। किसी स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, विचार या भाव हो, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी का नाम आ जाता है, जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय, ये सब हमारे पाठ में आए हैं। जातिवाचक संज्ञा, जैसे जिसमें पूरी की पूरी जाति का बोध होता है, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि जानी जाने वाली संज्ञा, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, पशु में सारे पशु आ जाते हैं, वो जातिवाचक है। मनुष्य, मनुष्य में सारे मनुष्य आ जाते हैं, वह जातिवाचक है। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा तीसरे प्रकार की संज्ञा होती है। सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार की संज्ञा होती है। संज्ञा पर हम अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको विस्तार से इसके बारे में समझा देंगे। तीसरा प्रश्न है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। ये शब्द होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, इस तरह के शब्द होते हैं। तो गांव की बोली में जो शब्द बोले जाते हैं, जैसे वक्त को बखत बोल देते हैं, उम्र को
उम्र बोल देते हैं तो ये देशज शब्द कहलाते हैं ग्रामीण भाषा के। इसके अलावा देखो कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी परीक्षा में आ जाते हैं, तो पाठ में समाहित कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। अन्य प्रश्न उत्तर। पाठ में लेखक ने अपना नाम क्या बताया है? तो पाठ में लेखक ने अपना नाम जनार्दन बताया है। बदलू का स्वभाव कैसा था? तो बदलू का स्वभाव बिल्कुल सीधा सरल था, वो किसी से झगड़ता नहीं था। बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी? कांच की चूड़ियों के प्रचलन के कारण बदलू की लाख की चूड़ियाँ नहीं बिकती थी, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके कारण वह गाय का खर्च वहन नहीं कर सकता था, अतः बदलू को गाय बेचनी पड़ी थी। बदलू की बेटी का क्या नाम था? बदलू की बेटी का नाम रज्जो था। बदलू को किस बात से चिढ़ थी? बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। लेखक को बदलू क्या कहकर पुकारता था? लेखक को बदलू लला कहकर पुकारता था। ये कुछ प्रश्न थे। अब पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं। देखो, लोहा लाना। लोहा लाना का मतलब होता है अत्यंत कठिन होना, यानी कि बहुत कठिन काम। मन मोह लेना यानी अच्छा लगना, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम कहते हैं इसने हमारा मन मोह लिया। भांप लेना यानी अनुमान लगा लेना। दृष्टि दौड़ाना, इधर उधर देखना। कसर निकाल लेना, यानी अगर किसी में हमें नुकसान हो गया है तो हम उस नुकसान को किसी दूसरी तरीके से पूरा करके कहते हैं कि कसर निकाल ली। हाथ काटना यानी रोजगार विहीन कर देना। तो इस प्रकार आपके पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं जो आप देख सकते हैं, उनका अर्थ इन्हें वाक्यों में प्रयोग करने की कोशिश करना। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।